प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ साथ अंत तक हमारे वीडियो को देखें जिससे आपके समझ में हमारा वीडियो आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, सहपाठियों, मित्रों, आज हम लोग बुद्धि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपवृद्धि और विकास, उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था का अध्ययन किया था। आज हम लोग बुद्धि को देखेंगे। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि क्या है और बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वास्तव में जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि के लिए अंग्रेजी का इंटेलिजेंसी शब्द प्रयोग किया जाता है, बुद्धि या इंटेलिजेंस। सबसे पहले जान ले कि बुद्धि क्या है, थोड़ा सा बुद्धि जाना जाए। जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो दैनिक जीवन में बुद्धि का प्रयोग सामान्य शब्द के रूप में किया जाता है। दैनिक जीवन में बुद्धि एक सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, उनमें परस्पर भिन्नता के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उन अनेक कारणों में एक कारण बुद्धि भी होता है। बालक के मानसिक योग्यता का मापन या मानसिक क्षमता के बारे में अनुमान बुद्धि के आधार पर या बुद्धि का अनुमान मानसिक क्षमता के आधार पर लगाया जाता है। फिर एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में बुद्धि है क्या, किसे बुद्धि हम कहते हैं, अर्थात बुद्धि को कैसे हम जाने, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है या बुद्धि का क्या अर्थ होता है, बुद्धि क्या है या बुद्धि का अर्थ। बुद्धि के लिए अंग्रेजी का इंटेलिजेंस शब्द प्रयोग किया जाता है। बुद्धि के लिए अंग्रेजी का इंटेलिजेंस शब्द प्रयोग किया जाता है। इंटेलिजेंस शब्द प्रयोग किया जाता है जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और लिगियर। पहला शब्द इंटर, दूसरा शब्द लिगियर। इंटर का अर्थ होता है बहुतों में से और लिगियर का अर्थ होता है चयन करना। बुद्धि के लिए अंग्रेजी का इंटेलिजेंसी शब्द प्रयोग किया जाता है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और लिगियर। इंटर का अर्थ होता है बहुतों में से या बहुत में से और लिगियर का अर्थ होता है चयन करना। अर्थात बुद्धि अनुकूलनशीलता विकल्पों की क्षमता के रूप में जाना गया। अर्थात बुद्धि अनुकूलनशीलता विकल्पों के क्षमता के रूप में जाना गया। लेकिन मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हुए। परिणाम स्वरूप 1910, 1921, 1923 ये अंग्रेज मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक और विश्व के मनोवैज्ञानिक, अर्थात बुद्धि के शाब्दिक अर्थ से सहमत मनोवैज्ञानिक जब नहीं हुए तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों या एक चीज निकल के आया कि 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई कि बुद्धि के स्वरूप क्या हो सकता है, लेकिन उसमें वो एकमत नहीं हो पाए। 1921 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई, लेकिन वो भी बुद्धि के स्वरूप के संदर्भ में एकमत नहीं हो पाए। फिर 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की एक सभा हुई, लेकिन फिर भी वहां पे भी वो बुद्धि के स्वरूप के संदर्भ में एकमत नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने विचारों के आधार पर बुद्धि के व्याख्या करने का प्रयास किया गया। अर्थात मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से बुद्धि की व्याख्या करने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है
एफ गाल्टन महोदय का। एफ गाल्टन महोदय ने कहा, पहचानने तथा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अर्थात किसी भी वस्तु को पहचानना तथा सीखने की शक्ति ही बुद्धि के रूप में जानी जाती है। गाल्टन के बाद टर्मन महोदय आए, दूसरे मनोवैज्ञानिक टर्मन आए, और टर्मन महोदय ने कहा, अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अर्थात अमूर्त वस्तु के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है। जिस वस्तु को, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, उसके बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि। टर्मन के बाद आए वकिंघम महोदय आए, और इन्होंने कहा, बुद्धि तो सीखने की योग्यता है। अर्थात बुद्धि सीखने के लिए होता है। और उसके बाद अमेरिकन मनोवैज्ञानिक आए, थॉर्नडाइक महोदय आए, और थॉर्नडाइक महोदय ने कहा, वास्तव में अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने या वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार सापेक्षिक प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। अर्थात परिस्थिति जैसी हो उस हिसाब से प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि मानी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वह टर्मन हो, चाहे वह गाल्टन हो, चाहे वह वकिंघम हो, चाहे वह थॉर्नडाइक हो, टर्मन अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता बुद्धि है, गाल्टन पहचानने तथा सीखने की शक्ति बुद्धि है, वकिंघम बुद्धि सीखने की योग्यता या क्षमता है, जबकि थॉर्नडाइक वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार सापेक्षिक प्रतिक्रिया करने की योग्यता बुद्धि है। अर्थात अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का अपने अपने हिसाब से परिभाषा दिया, अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास किया। अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरह से बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद से आता है कि वास्तव में बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, या बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार, पार्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं। सामान्यतः जब बुद्धि के प्रकारों की बात की जाती है तो बुद्धि के 3 प्रकार, 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है उसमें। 2 मनोवैज्ञानिक, पहला मनोवैज्ञानिक आते हैं गैरेट महोदय, और दूसरा मनोवैज्ञानिक आते हैं थॉर्नडाइक महोदय। गैरेट महोदय ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए, जबकि थॉर्नडाइक महोदय ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। गैरेट महोदय ने जहां बुद्धि के 3 प्रकार, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बताया, वहीं थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि का 3 प्रकार, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और तीसरा यांत्रिक बुद्धि। बुद्धि के जब प्रकारों की बात आती है तो 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, पहला गैरेट महोदय का, दूसरा थॉर्नडाइक महोदय का। गैरेट महोदय ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए, जबकि थॉर्नडाइक महोदय ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। गैरेट महोदय ने बुद्धि के जो 3 प्रकार बताए वह मूर्त बुद्धि था, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि था, जबकि थॉर्नडाइक महोदय ने जो बुद्धि के प्रकार 3 प्रकार बताए उसमें अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, थॉर्नडाइक महोदय ने जो अमूर्त बुद्धि का जो पहला नंबर था, अमूर्त बुद्धि, अर्थात वह बुद्धि जिस बुद्धि के द्वारा शब्दों और प्रतीकों की समस्याओं को हल किया जाता है, गणित के फार्मूला को सॉल्व किया जाता है या तर्क को सिद्ध किया जाता है, ऐसे बुद्धि को वाले व्यक्ति को अमूर्त बुद्धि वाले श्रेणी में रखा जाता है, या इस तरह के बुद्धि को अमूर्त बुद्धि युक्त व्यक्ति माना जाता है या अमूर्त बुद्धि माना जाता है। अर्थात वह व्यक्ति जो शब्दों और प्रतीकों की समस्याओं को हल करता है, तर्क को समझता है, किताबों में अधिक से अधिक रुचि लेता है, ऐसे
व्यक्ति को अमूर्त बुद्धि युक्त व्यक्ति के श्रेणी में रखा जाता है। जैसे बड़ा वकील, बड़ा प्रोफेसर, ये अमूर्त बुद्धि वाला थॉर्नडाइक के अनुसार माना गया। उसके बाद आया सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि युक्त वह व्यक्ति माना गया जो व्यक्ति समाज में अपने आप को अनुकूलन कर लेता हो या समाज में अपने आप को समायोजित कर लेता हो, और इस तरह के बुद्धि वाला व्यक्ति कहीं न कहीं राजनेता बनता है। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि सामाजिक बुद्धि युक्त व्यक्ति अपने आप को समाज में ठीक प्रकार से समायोजित कर लेता है और समाज में अपने आप को स्थापित कर लेता है, और इस तरह का बुद्धि जिस व्यक्ति में होता है वह बहुत बड़ा नेता बनता है, राजनेता बनता है, समाज सेवक बनता है, अर्थात वो समाज में अपने आप को समायोजित कर लेता है। जबकि तीसरा बुद्धि यांत्रिक या गामक बुद्धि है, इस तरह के बुद्धि युक्त व्यक्ति कहीं न कहीं अपने घड़ी को, अपने सामानों को, अपने कल्प ऊर्जा को बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात इस तरह का बुद्धि जिस व्यक्ति में होता है वह टेक्नीशियन होता है, वह इंजीनियर होता है, वह तकनीक में अधिक से अधिक रुचि लेने का प्रयास करता है, और इस तरह के बुद्धि युक्त व्यक्ति कहीं न कहीं इंजीनियर, अच्छे सफल इंजीनियर बनते हैं, सफल टेक्नीशियन बनते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में, जिस बालक में यांत्रिक बुद्धि होता है वह सफल टेक्नीशियन या सफल इंजीनियर बनता है। मित्रों, ये वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ साथ कमेंट भी करें जो सुधार हम अगले वीडियो में करेंगे। अगला वीडियो हम बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के आएंगे, फिर उसके आगे हम बुद्धि मापन को लेकर आएंगे, फिर सीखना लेके आएंगे, अनेक तरह का वीडियो अभी हम लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारा अभी पसंद आएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।